स्वांत स्वरों में पम्मी कुछ जवाब ना दे सके। और फिर 6 बरस से 60 बरस तक की ऐसी कौन सी स्त्री है जो अपने रूप की तारीफ पर बेहोश ना हो जाए। अच्छा लाइए, वह स्पीच कहाँ है जो मुझे टाइप करनी है। उसने विषय बदलते हुए कहा। यह लीजिए, कपूर ने दे दी। यह तो मुश्किल से 3-4 घंटे का काम है। और पम्मी स्पीच को उलट पुलट कर देखने लगी। माफ कीजिएगा अगर मैं कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछूं। क्या आप टाइपिस्ट हैं? कपूर ने बहुत उत्सुकता से पूछा। जी नहीं, पम्मी ने उन्हीं कागजों पर नजर गड़ाते हुए कहा। मैंने कभी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सीखी थी और तब मैं सीनियर कैम्ब्रिज पास करके यूनिवर्सिटी गई थी। यूनिवर्सिटी मुझे छोड़नी पड़ी क्योंकि मैंने शादी कर ली। अच्छा, आपके पति कहाँ हैं? रावलपिंडी में आर्मी में हैं। लेकिन फिर आप मिस डिक्रूज क्यों लिखती हैं? क्योंकि हम लोग अलग हो गए हैं। और स्पीच के कागज को फिर तह करती हुई बोली। मिस्टर कपूर, आप विवाहित हैं? जी हाँ। और विवाह करने का इरादा तो नहीं रखते? नहीं। बहुत अच्छे। तब तो हम लोगों में निभ जाएगी। मैं शादी से बहुत नफरत करती हूँ। शादी अपने आप को दिया जाने वाला सबसे बड़ा धोखा है। देखिए, ये मेरे भाई हैं ना, कैसे पीले और बीमार से हैं। ये पहले बड़े तंदुरुस्त और टेनिस के अच्छे खिलाड़ियों में से थे। और एक दुबली पतली भावुक लड़की से इन्होंने शादी कर ली और उसे बेहद प्यार करते थे। सुबह शाम दोपहर रात कभी उसे अलग नहीं होने देते थे। हनीमून के लिए उसे लेकर नैनीताल गए थे। वह लड़की बहुत कला प्रिय थी, बहुत अच्छा नाचती थी, बहुत अच्छा गाती थी और खुद गीत लिखती थी। यहाँ गुलाब का बाग उसी ने बनवाया था। और इन्हीं के बीच में दोनों बैठकर घंटों गुजार देते थे। कुछ दिनों बाद दोनों में झगड़ा हुआ। क्लब में बॉल डांस था और उस दिन वह लड़की बहुत अच्छी लग रही थी। डांस के वक्त उसका ध्यान डांस की तरफ कम था, अपनी पत्नी की तरफ सा था। इन्होंने आवेश में आकर उसकी उंगली जोर से दबा दी। वह चीख पड़ी और सभी इन लोगों की ओर देखकर हंस पड़े। वह घर आई और बहुत बिगड़ी। बोली, आप नाच रहे थे या टेनिस का मैच खेल रहे थे? मेरा हाथ था या टेनिस का रैकेट? इस बात पर बंटी बिगड़ गया। और उसी दिन से जो इन लोगों में बात बिगड़ी तो आज तक कभी नहीं बनी। धीरे धीरे वह लड़की एक सर्जेंट को प्यार करने लगी। बंटी को इतना सदमा लगा कि वह बीमार पड़ गया। लेकिन बंटी ने तलाक नहीं दिया। उस लड़की से कुछ कहा भी नहीं और उस लड़की ने सर्जन से प्यार जारी रखा। उसके बाद उसको एक बच्ची हुई और उसी में वह मर गई। हालांकि हम लोग सब जानते थे कि वह बच्ची उस सर्जन की थी, लेकिन बंटी को यकीन नहीं होता कि वह सर्जन को प्यार करती थी। वह कहता है, या दूसरों को प्यार करती होती तो मेरी इतनी सेवा कैसे कर सकती थी भला। उस बच्ची का नाम बंटी ने रोज रखा और उसे लेकर दिन भर उन्हीं गुलाबों के पेड़ों के बीच में बैठा करता था, जैसे अपनी पत्नी को लेकर बैठता था। 2 साल बाद बच्ची को सांप ने काट लिया। वह मर गई और तब से बंटी का दिमाग ठीक नहीं रहता। खैर, जाने दीजिए। आइए अपना काम शुरू करें। चलिए अंदर स्टडी रूम में चलें। चलिए, चंदर बोला और पम्मी के पीछे पीछे चल दिया। मकान बहुत बड़ा था और पुराने अंग्रेजों के ढंग पर सजा हुआ था। बाहर से जितना पुराना और गंदा नजर आता था, अंदर से उतना ही आलीशान और साफ सुथरा। ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने की छाप थी अंदर से। यहाँ तक कि बिजली लगने के बावजूद अंदर बहुत पुराने
बड़े बड़े हाथ से खींचे जाने वाले पंखे लगे थे। 2 कमरों को पार कर वे लोग स्टडी रूम में पहुंचे। बड़ा सा कमरा जिसमें चारों तरफ अलमारियों में किताबें सजी हुई थी। चारों कोनों में 4 मेजें लगी हुई थी जिसमें कुछ तस्वीरें स्टैंड के सहारे रखी हुई थी। एक अलमारी में नीचे खाने में टाइपराइटर रखा था। पम्मी ने बिजली जला दी और टाइपराइटर खोलकर साफ करने लगी। चंदर घूमकर किताबें देखने लगा। एक कोने में कुछ मराठी की किताबें रखी थी। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। अच्छा पम्मी? ओह, माफ कीजिएगा मिस डिक्रूज। नहीं, आप मुझे पम्मी पुकार सकते हैं। मुझे यही नाम अच्छा लगता है। हाँ, क्या आप पूछ रहे थे आप? क्या आप मराठी भी जानती हैं? नहीं, मैं तो नहीं, मेरी नानी जानती थी। क्या आपको डॉक्टर साहब ने हम लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं, कपूर ने कहा। अच्छा, ताज्जुब है। पम्मी बोली, आपने टेरनाली डिक्रूज का नाम सुना है ना? हाँ हाँ, डिक्रूज, जिन्होंने कौसाम्बी की खुदाई करवाई थी। वह तो बहुत बड़े पुरातत्ववेत्ता थे। कपूर ने कहा, हाँ वही, वह मेरे सगे नाना थे। और वह अंग्रेज नहीं थे, मराठा थे। और उन्होंने मेरी नानी से शादी की थी जो एक काश्मीरी ईसाई महिला थी। उसके कारण भारत में उन्हें ईसाईयत अपनानी पड़ी। यह मेरे नाना का मकान है और अब हम लोगों को मिल गया है। डॉक्टर शुक्ला के दोस्त मिस्टर श्रीवास्तव बैरिस्टर है ना, वे हमारे खानदान के अटॉर्नी थे। उन्होंने और डॉक्टर शुक्ला ने ही यह जायदाद हमें दिलवाई। लीजिए, मशीन तो ठीक हो गई। उसने टाइपराइटर में कार्बन और कागज लगाकर कहा, लाइए निबंध। इसके बाद घंटे भर तक टाइपराइटर रुका नहीं। कपूर ने देखा कि यह लड़की जो व्यवहार में इतनी सरल और स्पष्ट है, फैशन में इतनी नाजुक और शौकीन है, काम करने में उतनी ही मेहनती और तेज भी। उसकी उंगलियां मशीन की तरह चल रही थी और तेज इतनी कि 1 घंटे में उसने लगभग आधी पांडुलिपि टाइप कर डाली थी। ठीक 1 घंटे बाद उसने टाइपराइटर बंद कर दिया। बगल में बैठे हुए कपूर की ओर झुककर कहा, अब थोड़ी देर आराम। और अपनी उंगलियां चटकाने के बाद वह कुर्सी खिसकाकर उठी और एक भरपूर अंगड़ाई ली। उसका अंग धनुष की तरह झुक गया। उसके बाद कपूर के कंधे पर बेतकल्लुफी से हाथ रखकर बोली, क्यों, एक प्याला चाय मंगवाई जाए? मैं तो पी चुका हूँ, लेकिन मुझसे तो काम होने से रहा। अब बिना चाय के। पम्मी एक अल्हड़ बच्ची की तरह बोली और अंदर चली गई। कपूर ने टाइप किए हुए कागज उठाए और कलम निकालकर उसकी गलतियां सुधारने लगा। चाय पीकर थोड़ी देर में पम्मी वापस आई और बैठ गई। उसने एक सिगरेट केस कपूर के सामने किया। धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। अच्छा ताज्जुब है। आपकी इजाजत हो तो मैं सिगरेट पी लूं? क्या आप सिगरेट पीती हैं? छे, पता नहीं क्यों औरतों का सिगरेट पीना मुझे बहुत ही नापसंद है। मेरी तो मजबूरी है मिस्टर कपूर। मैं यहाँ के समाज में मिलती जुलती नहीं। अपने विवाह और अपने तलाक के बाद मुझे एंग्लो इंडियन समाज से नफरत हो गई है। मैं अपने दिल से हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन हिंदुस्तानियों से मिलना जुलना हमारे लिए संभव नहीं। घर में अकेली रहती हूँ। सिगरेट और चाय से तबीयत बदल जाती है। किताबों का मुझे शौक नहीं। तलाक के बाद आपने पढ़ाई जारी क्यों नहीं रखी? कपूर ने पूछा। मैंने कहा ना कि किताबों का मुझे शौक नहीं। बिल्कुल, पम्मी बोली, और मैं अपने को आदमियों से घुलने मिलने के लायक नहीं पाती। तलाक के बाद साल भर तक मैं अपने घर में
बंद रही। मैं और सिर्फ बंटी से बात करने का मौका मिला। बंटी मेरा भाई, वह भी बीमार और बूढ़ा, कहीं कोई तकल्लुफ की गुंजाइश नहीं। अब मैं हर एक से बेतकल्लुफी से बात करती हूँ तो कुछ लोग मुझ पर हंसते हैं, कुछ लोग मुझे सभ्य समाज के लायक नहीं समझते, कुछ लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं। इसलिए मैंने अपने आप को अपने बंगले में कैद कर लिया। अब आप ही हैं। आज पहली बार मैंने आपको देखा। मैं समझी ही नहीं कि आपसे कितना दुराव रखना चाहिए। अगर आप भले मानस ना हो तो आप इसका गलत मतलब निकाल सकते हैं। अगर यही बात हो तो कपूर हंसकर बोला, संभव है कि मैं भले मानस बनने के बजाय गलत मतलब निकालना ज्यादा पसंद करूंगा। तो संभव है मैं मजबूर होकर आपसे भी ना मिलूं। पम्मी गंभीरता से बोली, नहीं मिस्टर क्रूज, नहीं। आप पम्मी कहिए, टिक्रूज नहीं। पम्मी सही, आप गलत मत समझे, मैं मजाक कर रहा था, कपूर बोला। उसने इतनी देर में समझ लिया कि यह साधारण ईसाई छोकरी नहीं है। इतने में बंटी लड़खड़ाता हुआ हाथ में धूल सना खुरपा लिए आया और चुपचाप खड़ा हो गया और अपनी धुंधली पीली आंखों से एक टक कपूर को देखने लगा। कपूर ने एक कुर्सी खिसका दी और कहा, आइए। पम्मी उठी और बंटी के कंधे पर एक हाथ रखकर उसे सहारा देकर कुर्सी पर बिठा दिया। बंटी बैठ गया और आंखें बंद कर ली। उसका बीमार कमजोर व्यक्तित्व जाने कैसा लगता था कि पम्मी और कपूर दोनों चुप हो गए। थोड़ी देर बाद बंटी ने आंखें खोली और बहुत करुणा स्वर में बोला, पम्मी, तुम नाराज हो? मैंने जानबूझकर तुम्हारे मित्र का अपमान नहीं किया था। अरे नहीं, पम्मी ने उठकर बंटी का माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो भूल गई और कपूर भी भूल गए। अच्छा, धन्यवाद। पम्मी, अपना हाथ इधर लाओ। और वह पम्मी के हाथ पर सिर रखकर और बोला, मैं कितना अभागा हूँ। अच्छा पम्मी, कल रात को तुमने सुना था वह आई थी और पूछ रही थी, बंटी तुम्हारी तबीयत अब ठीक है? मैंने झट अपनी आंखें बंद कर ली कि कहीं आंखों का पीलापन देख ना ले। मैंने कहा, तबीयत अब ठीक है, मैं अच्छा हूँ। तो उठी और जाने लगी। मैंने पूछा, कहाँ चली? तो बोली, सर्जन के साथ जरा क्लब जा रही हूँ। तुमने सुना था पम्मी? कपूर स्तब्ध सा उन दोनों की ओर देख रहा था। पम्मी ने कपूर को आंख का इशारा करते हुए कहा, हाँ, हमसे मिली थी वह। लेकिन बंटी, वह सर्जन के साथ नहीं गई थी। हाँ, तब? बंटी ने आंखें चमक उठी और उसने उल्लास भरे स्वर में पूछा। वह बोली, बंटी के ये गुलाब सर्जन से ज्यादा प्यारे हैं। पम्मी बोली, अच्छा? मुस्कुराहट से बंटी का चेहरा खिल उठा और उसकी पीली पीली आंखें और दांत बाहर झलकने लगे। क्या कहा उसने? फिर से कहो। उसने कहा, ये गुलाब सर्जन से ज्यादा प्यारे हैं। फिर इन्हीं गुलाबों पर नाचती रही और सुबह होते ही इन्हीं गुलाबों में छिप गई। तुम्हें सुबह किसी फूल में तो नहीं मिली? ओह, मुझे तो किसी फूल में नहीं मिली। बंटी ने बच्चों की तरह बहुत भोले विश्वास से कहा। कपूर चंदा चौंक उठा। पम्मी और बंटी की इन बातों पर उसका मन बेहद भर आया था। बंटी की मुस्कुराहट पर उसकी नसें थरथरा उठी थी। नहीं, मैंने तो नहीं देखा था, चंदन ने कहा। बंटी ने फिर मायूसी से सिर झुका लिया और आंखें बंद कर ली और कराहती हुई आवाज में बोला, जिस फूल में वह छिप गई थी उसी को किसी ने चुरा लिया होगा। जाने कौन ये फूल चुराता है। अगर मुझे एक बार मिल जाए तो मैं उसका खून ऐसे पी लूं। उसने हाथ की उंगलियां काटते हुए कहा और उठकर लड़खड़ाता हुआ चला गया। वातावरण इतना भारी हो गया था कि फिर
पम्मी और कपूर ने कोई बात नहीं की। पम्मी ने चुपचाप टाइप करना शुरू किया और कपूर चुपचाप बंटी की बातों को सोचता रहा। घंटा भर बाद टाइपराइटर खामोश हुआ तो कपूर ने कहा, पम्मी, मैंने जितने लोग देखे हैं उनमें शायद बंटी सबसे विचित्र है और शायद सबसे दयनीय है। पम्मी खामोश रही, फिर उसी लापरवाही से अंगड़ाई लेते हुए बोली, मुझे बंटी की बातों पर जरा भी दया नहीं आती। मैं उसको दिलासा देती हूँ क्योंकि वह मेरा भाई है और बच्चे की तरह नासमझ और लाचार है। कपूर चौंक गया। वह पम्मी की ओर आश्चर्य से चुपचाप देखता रहा, कुछ बोला नहीं। क्यों, तुम्हें ताज्जुब क्यों होता है? पम्मी ने कुछ मुस्कुरा कर कहा, लेकिन मैं सच कहती हूँ। वह बहुत गंभीर हो गई। मुझे जरा तरस नहीं आता इस पागलपन पर। क्षण भर चुप रहे, फिर जैसे बहुत ही तेजी से बोले, तुम जानते हो उसके फूल कौन चुराता है? मैं उसके फूल तोड़कर फेंक देती हूँ। मुझे शादी से नफरत है। शादी के बाद होने वाली आपसी धोखेबाजी से नफरत है और उस धोखेबाजी के बाद इस झूठे मूठे की यादगार और बेईमानी के पागलपन से नफरत है। और ये गुलाब के फूल, ये क्यों मूल्यवान है? इसलिए ना कि इसके साथ बंटी की जिंदगी की इतनी बड़ी ट्रेजेडी गुथी हुई है। अगर एक फूल के खूबसूरत होने के लिए आदमी की जिंदगी में इतनी बड़ी ट्रेजेडी आना जरूरी है, तो लानत है उस फूल की खूबसूरती पर। मैं उससे नफरत करती हूँ, इसलिए मैं इन किताबों से नफरत करती हूँ। एक कहानी लिखने के लिए कितनी कहानियों की ट्रेजेडी बर्दाश्त करनी होती है। पम्मी चुप हो गई। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। थोड़ी देर बाद उसका तैश उतर गया और वह अपने आवेश पर खुद शर्मा गई। उठकर वह कपूर के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, बंटी से मत कहना, अच्छा? कपूर ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी और कागज समेट कर खड़ा हुआ। पम्मी ने उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर झुकाकर कहा, देखो, पिछले 4 साल से मैं अकेली थी और किसी दोस्त का इंतजार कर रही थी। तुम आए और दोस्त बन गए, तो अब अक्सर आना। अच्छा? कपूर ने गंभीरता से कहा, डॉक्टर शुक्ला से मेरा अभिवादन कहना। कभी यहाँ जरूर आए। आप भी कभी चलिए, वहाँ उनकी लड़की है, आप उससे मिलकर खुश होंगी। पम्मी उसके साथ फाटक तक पहुँचाने चली तो देखा बंटी एक चमेली के झाड़ की टहनियाँ हटा हटा कर कुछ ढूंढ रहा है। पम्मी को देखकर पूछा, तुम्हें याद है वह चमेली की झाड़ में तो नहीं छिपी थी? कपूर ने पता नहीं क्यों जल्दी से पम्मी को अभिवादन किया और चल दिया। उसे बंटी को देखकर डर लगता था। दूसरे दिन जब चंदा डॉक्टर शुक्ला के यहाँ निबंध की प्रतिलिपि लेकर पहुंचा तो 8 बज चुके थे। सुबह 7 बजे तक तो चंदर की नींद नहीं खुली थी और जल्दी से नहा धोकर साइकिल दौड़ाता हुआ भागा था कि कहीं भाषण की प्रतिलिपि पहुंचाने में देर ना हो जाए। जब वह बंगले पर पहुंचा तो धूप खिल चुकी थी। धूप की तेजी बर्दाश्त होने से बाहर होने लगी थी कि सुधा नील कांटे की ऊंचे ऊंचे झाड़ों की छांव में एक छोटी सी कुर्सी डाले बैठी थी। बगल में एक छोटी सी मेज थी जिस पर कोई किताब खुली हुई रखी थी। हाथ में क्रोशिया थी और उंगलियां एक नाजुक तेजी से डोरे से उलझ सुलझ रही थी। चंदर की साइकिल जब अंदर दिख पड़ी तो सुधा ने उधर देखा, लेकिन कुछ भी ना कहकर अपनी क्रोशिया बुनने में लग गई। चंदा सीधा पोर्टिको में गया और अपनी साइकिल रखकर भीतर चला गया। डॉक्टर शुक्ला के पास स्टडी रूम में, बैठक में, सोने के कमरे में कहीं भी डॉक्टर शुक्ला नजर नहीं आए। हार कर वह बाहर आया तो देखा मोटर अभी गैराज में है, तो वे जा कहाँ सकते हैं। और सुधा को तो देखिए, क्या अकड़ी हुई है आज, जैसे चंदर को जानती ही नहीं। चंदर सुधा के पास गया। सुधा का मुंह और भी लटक गया।
डॉक्टर साहब कहाँ हैं? चंदन ने पूछा। हमें क्या मालूम, सुधा ने क्रोशिया पर से बिना निगाह उठाए जवाब दिया। तो किसे मालूम होगा? चंदन ने डांटते हुए कहा। हर वक्त का मजाक हमें अच्छा नहीं लगता। काम की बात का उसी तरह से जवाब देना चाहिए। उनके निबंध की लिपि देनी है या नहीं? हाँ हाँ देनी है। तो मैं क्या करूं? नहा रहे होंगे अभी। कोई ये तो है नहीं कि तुम निबंध की लिपि लाए हो तो कोई नहाए धोए ना, बस सुबह से बैठा रहे कि अब निबंध आ रहा है, अब आ रहा है। सुधा ने मुंह बनाकर आंख नचाते हुए कहा। तो सीधे क्यों नहीं कहती नहा रहे हैं? चंदन ने सुधा के गुस्से पर हंस कर कहा। चंदर की हंसी पर तो सुधा का मिजाज और भी बिगड़ गया और अपनी क्रोशिया उठाकर और किताब बगल में दबाकर वह उठकर अंदर चल दी। उसके उठते ही चंदर आराम से उस कुर्सी पर बैठ गया और मेज पर टांग फैलाकर बोला, आज मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा है, खबरदार कोई बोलना मत। सुधा जाते जाते मुड़कर खड़ी हो गई। हमने कह दिया चंदर एक बार की, हमें ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। जब देखो तुम चिढ़ाते रहते हो। सुधा ने गुस्से से कहा। नहीं चिढ़ाएंगे, नहीं चिढ़ाएंगे, नहीं पूजा करेंगे। तुम अपने मौके पर छोड़ देती हो, चंदन ने उसी लापरवाही से कहा। सुधा गई नहीं, वहीं घास पर बैठ गई और किताब खोलकर पढ़ने लगी। जब 5 मिनट तक वह कुछ नहीं बोली तो चंदन ने सोचा आज बात कुछ गंभीर है। सुधा, उसने बड़े दुलार से पुकारा। सुधा। सुधा ने कुछ नहीं कहा मगर 2 बड़े बड़े आंसू टप से नीचे किताब पर गिर गए। अरे क्या बात है सुधा, नहीं बताओगी? कुछ नहीं, बता दो। तुम्हें हमारी कसम, कल शाम को तुम आए नहीं, सुधा रोनी आवाज में बोली। बस इस बात पर इतनी नाराज हो पाकर? हाँ, इस बात पर इतनी नाराज हैं। तुम आओ चाहे 1000 बार ना आओ, इस पर हम क्यों नाराज होंगे? बड़े कहीं के आए हैं, नहीं आएंगे तो जैसे हमारा घर बार नहीं है। अपने को ना जाने क्या समझ लिया है, सुधा ने चिढ़कर जवाब दिया। अरे तो तुम्हें तो कह रही थी भाई, चंदन ने हंस कर कहा। तुम बात तो पूरी सुनो। शाम को गेसू का नौकर आया था, उसके छोटे भाई हसरत की सालगिरह थी। सुबह कुरान खानी होने वाली थी और उसकी माँ ने बुलाया था। तो गई क्यों नहीं? गई क्यों नहीं? किससे पूछ कर जाती? आप तो इस वक्त आ रहे हैं जब सब खत्म हो गया, सुधा बोली। तो पापा से पूछ कर चली जाती, चंदन ने समझा कर कहा। तो फिर गेसू के यहाँ तो यूं अक्सर जाती हो तुम? नमस्ते दोस्तों, ये कहानी के लेखक हैं धर्मवीर भारती और उपन्यास का नाम है गुनाहों का देवता। के पाठ को आपको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर ये पाठ आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।